यस, हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? जल्दी से आ जाएं। कौशल, निशांत, अमन, रोहित, अंश, अभ्यंक। बिल्कुल। अमन गुड इवनिंग, निशांत, रति, विभा गुड इवनिंग, अभ्यंक जल्दी से आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ, शाबाश। हैप्पी गुड इवनिंग, प्रथम नमस्ते, सुजल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अनुराग। क्या हाल चाल है सभी का? रूपम, श्रेया। सर क्लास का टाइटल क्या है? अच्छा, कोई नहीं, वो अभी समझ आ जाएगा तुम्हें। कोई नहीं। प्रथम, अभी ठीक हूँ। विभा, आर्यन हेलो, श्रुति, हिमांशु नमस्ते। हाँ, ये चैप्टर मज़ेदार है, बिल्कुल मस्त। आ जाओ सारे, जल्दी आ जाओ। तो आज हमारा फिजिक्स का टाइटल लग रहा है। प्रथम, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स ले सकते हो। सर मेरे प्रीवियस चैप्टर छूट गए हैं, आज ही मैंने बैच लिया है परचेज। पुराने कैसे करूं चैप्टर? साथ में प्लीज टेल। लक्ष्य, डिफरेंशिएशन का चैप्टर पूरा करो रिकॉर्डिंग से, और फिर उसका लाइव हो जाओ, और पीछे साथ साथ चलते जाएंगे। नहीं, चैप्टर हार्ड नहीं है, मज़ेदार चैप्टर है। अनुज, रुचि गुड इवनिंग। ओ, रिलेटेड हैप्पी बर्थडे विभा। पीवाई क्यूज की बुक मैं बताऊंगा तुम्हें एग्जाम टाइम पे। अभी पीवाई क्यू नहीं करने हैं, अभी प्रैक्टिस बुक नहीं करनी है। सर आपका सारा क्वेश्चन एमटीजी में मिलता है? अच्छा ठीक है। पिंटू लास्ट में देखेंगे ये चीज, अभी टाइम कम है, बोर्ड्स पे फोकस करना है, नहीं तो मैं करा तो सारे ही देता, एक दो क्या। वेरी गुड सुजल। चलो स्टार्ट करते हैं ना, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो आज हमें नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है हमारा, एओडी, जो कि तुम्हें टाइटल में दिख रहा है। एओडी का मतलब क्या है? हम शॉर्ट में एओडी बोलेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। हमने अभी डेरिवेटिव्स पढ़ लिए हैं। डेरिवेटिव्स का हमारा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया है कि नहीं हो गया है बताओ? डेरिवेटिव्स का अच्छे डेरिवेटिव्स अच्छे से कंप्लीट हो गया। डिफरेंशिएशन में कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। मैंने अपनी तरफ से एकदम कम से कम समय में और अच्छे से अच्छा डेरिवेटिव तुम्हें करा दिया मेरी तरफ से। कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब डेरिवेटिव अब तुम्हारे ऊपर है, जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है। ठीक है। प्रथम बाद में देखेंगे, अभी इन सब बातों का टाइम है नहीं, अभी पढ़ने का टाइम है, अभी कोई बुक रेफर करने का समय नहीं है, अभी सिर्फ पढ़ने का समय है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स देखना है। तो हमने डेरिवेटिव्स को कर लिया है ऑलरेडी, अब हमें डेरिवेटिव्स की एप्लीकेशन समझनी है कि डेरिवेटिव कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है। फिर इसके बाद हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, और फिर हम इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन भी देखेंगे कि इंटीग्रेशन कहाँ यूज हो रहा है। तो अब अभी नंबर है डेरिवेटिव्स की एप्लीकेशन का। तो इसके अंदर बेसिकली कौन कौन सी एप्लीकेशन है मैं ये बता देता हूं तुम्हें। ठीक है। एक एप्लीकेशन है तुम्हारी फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर, पहला, जो तुम्हें टाइटल में दिख रहा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, ये पहली एप्लीकेशन है फिजिकल क्वांटिटीज। दूसरी एप्लीकेशन कौन सी आती है? टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स की। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स जो है, ये टॉपिक न्यू एनसीईआरटी से रिमूव्ड है, पर हम पढ़ेंगे, इसके बिना काम नहीं चलेगा। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स दूसरी एप्लीकेशन है, इसको हम करेंगे, पर ये रिमूव्ड है। मैं पहले बता दूं, नई एनसीईआरटी के अंदर और नए सिलेबसिस के अंदर तुम्हें टेंजेंट्स नॉर्मल्स नहीं दिखेगा। फिर इसके बाद तुम्हारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, ये तीसरी एप्लीकेशन है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, ये थर्ड एप्लीकेशन है। इसके बाद तुम्हारी चौथी एप्लीकेशन आती है मैक्सिमा मिनिमा।
मैक्सिमा एंड मिनिमा। और पांचवी एप्लीकेशन आती है एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। ये जो मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे इसकी भी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला। जो टॉपिक है पिछले 2 साल से रिमूव्ड था, पिछले से पिछले 2 साल रिमूव्ड से 2020-21 में ये टॉपिक रिमूव्ड था। लास्ट ईयर इसको स्पेशली ऐड किया गया है दोबारा से, ठीक है। लास्ट ईयर से ये स्पेशली ऐड हुआ है, तो इसका एक क्वेश्चन पक्का आएगा और आया भी था। 2 नंबर का एक क्वेश्चन यहां से आएगा पक्का, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहां से लिख लो। जो मैं आज काम कराऊंगा उसमें से 100% आएगा। एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा से, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा से एक केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा 110%, 4 नंबर का केस बेस्ड आएगा 4 मार्क्स का, ठीक है। एक चीज तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से क्वेश्चन 3 नंबर का यहां से भी एक उम्मीद की जा सकती है। 3 मार्क का एक क्वेश्चन यहां से आ जाएगा। ये क्वेश्चन अगर तुम्हें देखने हैं तो तुम्हें पिछली बार के पेपर में दिख जाएगा, ठीक है। तो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स हमारे सिलेबस में नहीं है, बाकी मैंने तुम्हें बता ही दिया। तो आज जो हम फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे यहां से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। देखो क्या है फिजिकल क्वांटिटीज। पहले हम देखो पढ़ेंगे क्या कि फिजिकल क्वांटिटीज से मतलब क्या है, फिर हम पढ़ेंगे कि उसके अंदर डेरिवेटिव्स की एप्लीकेशन क्या है ना। फिर हम देखेंगे टेंजेंट्स नॉर्मल्स हैं क्या, फिर उसमें देखेंगे डेरिवेटिव कहाँ काम आ रहा है। फिर हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस होते क्या हैं। फिर हम देखेंगे उसमें डेरिवेटिव कहाँ घुस रहा है बीच में। फिर मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, फिर देखेंगे कि उसके अंदर डेरिवेटिव क्या है, और एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा क्या है, और फिर उसके अंदर एप्लीकेशन क्या है। ये हमें करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि फिजिकल क्वांटिटीज से मतलब क्या है। सबसे पहले हमें देखना है कि फिजिकल क्वांटिटीज से लेना देना किस चीज का है। ऐसी क्वांटिटीज जो हमें फिजिकल वर्ड्स में दिख रही है, क्वांटिटीज इन रियल वर्ल्ड। हमें रियल वर्ल्ड के अंदर जो जो क्वांटिटीज दिख रही हैं वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। जैसे कि एरिया, एरिया एक क्वांटिटी हमें दिखता है, वॉल्यूम है ना, स्पीड, डिस्टेंस, इस तरीके की क्वांटिटीज जो हैं, सरफेस एरिया, ये सब क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज की कैटेगरी में आती हैं। समझ रही हो, लेंथ, ब्रेड्थ, ये सब जो है ये हमारी सरकमफेरेंस, ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं। पहली बात तो रेडियस, इन सब क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं, है ना। इन सब के अंदर हमें डेरिवेटिव्स की एप्लीकेशन देखनी है। अब डेरिवेटिव क्या बताता है ये चीज समझना है। डेरिवेटिव मैंने तुम्हें एकदम शुरू में ही समझाया था, वो डेफिनेशन तुमने वहां पढ़ी थी, वो यहां काम आएगी। डेरिवेटिव्स एक्चुअली में क्या करता है, रेट बताता है। मैंने बताया था ना डेरिवेटिव होता क्या है, एक फंक्शन का डेरिवेटिव होता क्या है। मैंने बताया था चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन चेंज इन इंडिपेंडेंट, अपॉन चेंज इन इंडिपेंडेंट, यही तो बताता है। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये भी बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। जैसे कि तुम वेलोसिटी को बताते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन को बताते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे करते करते बहुत ऊपर चले गया ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। यही तो डेरिवेटिव का मतलब होता है, मोटा मोटा देखो तो ये डेरिवेटिव का मतलब होता है।
अब देखो, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा रहेगा? फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है? एक डिपेंडेंट वेरिएबल तो तुम्हें दिखेगा, टाइम। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो दिखेगा तुम्हें, टाइम। जैसे कि एरिया है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, वॉल्यूम है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, लेंथ है, विड्थ के साथ चेंज हो रही है। टाइम एक एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये पूरी धरती पे किसी पे नहीं डिपेंड करता। हो सकता है हम रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम देख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जब भी हम टाइम के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो तुम्हें डेरिवेटिव में दिखेगा d/dt। ये बातें समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा मिलेगा कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम इतना चेंज हुआ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इतना चेंज हुआ, तो तुम्हें ये चीज ध्यान रखनी है। अब ये स्पीड और एक्सेलरेशन की टाइम की बात नहीं कर रहा, मैं यही बोलूंगा कि एक सर्कल है, एक सर्कल है जिसका एरिया क्या हो रहा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड से बढ़ रहा है। मैं यही बोलूंगा, ये नहीं है कि टाइम आ गया तो सिर्फ मैं एक्सेलरेशन वेलोसिटी निकालूंगा, ये नहीं है। मतलब मैं एरिया क्या बता रहा हूं कि सर्कल का एरिया है हर सेकंड में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। अगर इस सेकंड में सर्कल का एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो अगली सेकंड में 8 हो जाएगा, उससे अगली सेकंड में 11 हो जाएगा। तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में मैं एरिया बता रहा हूं, यानी कि एक तरीके से मैंने तुम्हें dA/dt दे दिया। ये बात समझ रहे हो? मैंने क्या दे दिया, एरिया किस रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के हिसाब से, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि हमारा एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड बढ़ रहा है, तो मैंने एक तरीके से तुम्हें क्या दे दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही तो लिखा, डेरिवेटिव क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर ये स्लाइड समझ आ गई तो कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, पहले बता देता हूं। तो सर्कल का एरिया इंक्रीज कर रहा है, यानी कि टाइम के साथ उसका चेंज बताया जा रहा है। टाइम के साथ वो कितना चेंज कर रहा है, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो dA/dt दे दिया। ऐसा भी हो सकता है कि सर्कल का एरिया जरूरी थोड़ी ना टाइम के हिसाब से चेंज हो, सर्कल का एरिया तो हो सकता है रेडियस के हिसाब से भी चेंज हो। भाई मैं तुम्हें मान लो ये कह रहा हूं कि अगर मैं रेडियस में थोड़ा मोड़ा चेंज करूंगा तो एरिया में भी थोड़ा मोड़ा चेंज आएगा। भाई मान लो ये सर्कल है, ये तुम्हारा सर्कल है एक, इसकी अगर मैं रेडियस बढ़ाऊंगा, अगर रेडियस इंक्रीज करेंगे तो सर्कल भी बड़ा हो जाएगा, सर्कल बड़ा हो जाएगा तो एरिया भी बड़ा हो जाएगा, और रेडियस बढ़ाऊंगा तो और सर्कल बड़ा हो जाएगा, एरिया। अगर रेडियस कम करूंगा तो सर्कल छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो जरूरी थोड़ी ना टाइम के रिस्पेक्ट में हम देखें चेंज, हम जो एरिया है वो रेडियस के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं। मैं तुम्हें यह भी कह सकता हूं कि हमारा एरिया रेडियस के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है। मैं रेडियस के रिस्पेक्ट में यह भी कह सकता हूं कि dA/dr अगर तुम्हें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड नहीं आएगा, पर सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो पर सेकंड आएगा, ये डेल्टा नहीं है, ये सेकंड है। और अगर मैं रेडियस के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं तो परसेंट। इसका मतलब क्या है, मतलब समझ आना चाहिए। ये तो कह रहा था कि 1 सेकंड के अंदर एरिया कितना चेंज हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 सेकंड चेंज हुई तो एरिया कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ गया। ये क्या कह रहा है, अगर रेडियस 1 यूनिट चेंज हुई, यहां पे टाइम नहीं रेडियस की बात कर रहे हैं, जैसे कि रेडियस कह रहा है कि पहले अगर रेडियस कुछ थी, मान लो 2 सेंटीमीटर रेडियस थी, तो 2 सेंटीमीटर रेडियस पे एरिया 5 था। अगर सर्कल का रेडियस 2 है और उसका एरिया 5 है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर रेडियस को मैं 3 कर दूंगा तो उसका एरिया 8 हो जाएगा, अगर रेडियस को मैं 4 कर दूंगा तो उसका एरिया 11 हो जाएगा। यानी कि रेडियस के हिसाब से अब एरिया चेंज करना है। ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए। यही बात तुम्हारा ये सवाल सही भी कराएगी और गलत भी कराएगी। ये दोनों बात अच्छे से क्लियर हुई या नहीं हुई कि जो हमें रेट मिलेगा, या तो हमें रेट मिलेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, या हमें रेट मिलेगा उस क्वांटिटी के, भाई लेंथ के रिस्पेक्ट में दे दिया, विड्थ के रिस्पेक्ट में दे दिया, रेडियस के रिस्पेक्ट में दे दिया, है ना, किसी के रिस्पेक्ट में भी दे दिया। तो इस 2 तरीके के तुम्हें रेट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है।
दो बात और आती है यहां से। एक तो आता है कि रेट, देखो एक फिजिकल क्वांटिटी या तो इंक्रीज करेगी या एक फिजिकल क्वांटिटी डिक्रीज करेगी, ये दो ही बातें हो सकती हैं। या तो एक फिजिकल क्वांटिटी तुम्हारी इंक्रीज करेगी या एक फिजिकल क्वांटिटी डिक्रीज करेगी। हो सकता है कि एट t इज इक्वल टू 1 पे तुम्हारा जो एरिया है वो 5 हो, और t इज इक्वल टू 2 पे तुम्हारा ये एरिया 8 हो गया, t इज इक्वल टू 3 पे तुम्हारा एरिया कितना हो गया, 11 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे चीजें बढ़ रही हैं, एरिया टाइम के साथ बढ़ रहा है। पर ऐसा भी हो सकता है कि एट t इज इक्वल टू 1 तुम्हारा जो एरिया है वो 11 है, एट t इज इक्वल टू 2 जो तुम्हारा एरिया है वो कितना हो गया, 8 हो गया, एट t इज इक्वल टू 3 है, एरिया कितना हो गया तुम्हारा, 5 हो गया। यहां पे एरिया बढ़ रहा है, यहां पे एरिया घट रहा है। अगर सोचो एरिया घटेगा तो जब तुम चेंज निकालोगे तो यहां पे क्या निकालोगे, 11, वहां पे तो तुमने क्या निकाला, 8 माइनस 5 अपॉन में 2 माइनस 1, तभी तो 3 आया, फाइनल माइनस इनिशियल। यहां क्या निकालोगे, 8 माइनस 11 बटे 2 माइनस 1। तो जो इंक्रीमेंट है, जहां पे चीजें इंक्रीज हो रही है, वहां पे जो रेट मिलेगा तुम्हें, जो वहां पे डेरिवेटिव मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। लिखेगा नहीं वो कहीं पे भी, वो कहीं पे भी लिखेगा नहीं, ये बात ये खुद समझनी है। अगर कहीं पे रेट पॉजिटिव दिया हुआ है इसका मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है, टाइम के साथ चीजें जुड़ रही हैं। तो यहां पे चीजों को घटाना है, कम करना है, तो यानी कि यहां पे जो हमारा डी अपॉन में डी टी मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को। जैसे यहाँ पे डी अपॉन में डी टी कितना होगा तुम्हारा, -3 है, यहाँ -3 है, यहाँ डी अपॉन में डी टी तुम्हारा +3 है। तो अगर कहीं पे इंक्रीज ऐसा दिया हुआ है कि चीज इंक्रीज कर रही है तो अंडरस्टूड है रेट पॉजिटिव, कहीं पे चीज डिक्रीज कर रही है तो अंडरस्टूड है रेट नेगेटिव, कहीं पे रेट पॉजिटिव है तो अंडरस्टूड है कि चीज बढ़ रही है, कहीं पे घट रही है तो अंडरस्टूड है कि रेट नेगेटिव है, या नेगेटिव है तो चीज घट रही है। ये सारा का सारा कंसेप्ट अगर तुम्हें समझ आया तो हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। क्वेश्चंस करेंगे तो बातें धीरे धीरे समझ आएंगी तुम्हें एकदम अच्छे से। क्लियर है यहां तक, बस यही कंसेप्ट है। जितनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आज में टॉपिक आराम से पूरा हो जाएगा तुम्हारा। करें शुरू, तो देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक बार यार शीट तो मैं लाया ही नहीं, एक सेकंड डाउनलोड कर लेता हूँ शीट। देखो पहला सवाल देखो क्या कह रहा है, एनसीईआरटी का है, 2020 में आया हुआ है। 2020 के बाद तो सीधे 22 में ही आए हैं, ठीक है, तुम्हें मिलेगा भी नहीं, 21 का कोई सवाल नहीं मिलेगा इस टॉपिक का। देखो क्या कह रहा है, ध्यान से समझना क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, बस ये बात समझनी है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी ए अपॉन में डी आर, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। हाउ फास्ट इज द एरिया चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस, कह रहा है कि एरिया कितनी तेजी से चेंज कर रहा है अगर व्हेन द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, अगर रेडियस 3 सेंटीमीटर दी हुई है। अब इतना तुम्हें पता होना चाहिए कि एक एरिया सर्कल का क्या होता है, सर्कल का एरिया कितना होता है, πr² होता है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है डी ए अपॉन में डी आर, हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी ए अपॉन में डी आर। तो एरिया का रेडियस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है,
तो कर सकते हो। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, और आर का आर के रिस्पेक्ट में 1 होगा। आर का आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना होगा, 1 होगा, मानते हो? तो इंटू में डेरिवेटिव 1 हो गया, वो नहीं लिख रहा हूं। ये होगा डी ए अपॉन डी आर। किस पे पूछा है, एट 3 सेंटीमीटर पूछा है, एट आर इज इक्वल टू 3, एट आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पूछा है। तो डी ए अपॉन में डी आर कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू यहां पे 3 रख दो, आर की वैल्यू 3 रख दोगे तो हो जाएगा 6 पाई। यूनिट्स क्या लिखी जाएंगी, एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस है तो पर सेंटीमीटर ये लिखा जाएगा। अगर 1 सेंटीमीटर रेडियस चेंज कर रहे हैं तो एरिया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जा रहा है, पॉजिटिव है तो बढ़ जा रहा है। ये बात समझ आई कि नहीं आई? अगर वो ये पूछता कि टाइम के हिसाब से, टाइम के रिस्पेक्ट में बताओ, तो फिर ये डी ए अपॉन में डी टी निकलता। अब ये मत सोचना कि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। भाई अगर टाइम चेंज कर रहे हो, एरिया चेंज हो रहा है, तभी तो रेडियस चेंज हो रही है। हाँ, यूनिट्स लिखनी है इसके अंदर, यूनिट्स लिखनी है। नंबर कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता, पर लिखो। तो ऐसा मत सोचना कि डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, रेडियस भी तो टाइम के साथ चेंज होगी अगर एरिया चेंज हो रहा है तो, है ना? तो फिर उस केस में हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पाई आर स्क्वायर का 2r और r का कितना हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी। अब वो हमें वैल्यू ये प्रोवाइड करेगा, ऐसा मत सोचो कि ये कहां से आएगा, ये वैल्यू वो हमें प्रोवाइड करेगा, खुद से करेगा, तुम्हारे को नहीं सरदर्दी लेनी है। बस ये बात समझ आनी चाहिए कि अगर वो टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव पूछता तो मैं ये करता। Got it? और देखो, देखो जैसे कि ये वाला सवाल देखो, 2 पार्ट है इसके अंदर। ए बलून विच इज ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, एक बलून है जो हमेशा स्फेरिकल रहता है, स्फीयर की शेप पे रहता है, हैज ए वेरिएबल रेडियस, उसकी रेडियस वेरी कर रही है। एक स्फीयर है जिसकी रेडियस क्या कर रही है, वेरी कर रही है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, कह रहा है उसका वॉल्यूम किस हिसाब से चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। बस ये वर्ड पे फोकस करना है तुम्हें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी कि हमें वॉल्यूम निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। बहुत आसान सवाल है, सेम टू सेम सवाल है। तो अगर मैं देखूं वॉल्यूम क्या होता है, एक लाइन लिख देना, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज दिस, ये लाइन तो लिखी दोगे, इतनी अंग्रेजी कर लोगे एक इंग्लिश की। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून, ये अंग्रेजी झाड़ लेना थोड़ी सी, 2 नंबर का सवाल है, सीधा मत चेप के आना। कितना होता है वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो डी वी अपॉन में डी आर निकालना है, टी नहीं निकालना है, आर निकालना है। तो कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3r स्क्वायर, 3 से 3 कट गया। किस पे पूछा है, व्हेन r इज 7, तो r की वैल्यू क्या रख दो, 7 रख दो। तो डी वी अपॉन में डी आर कितना हो जाएगा, 4 पाई इंटू में 49, कितना हो गया, 296 नहीं 196 पाई। यूनिट्स क्या बनेंगी, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, टाइम के रिस्पेक्ट में होता तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड हो जाता, सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। A balloon which is always remains spherical has a variable diameter this। दूसरा सवाल एकदम ऐसा ही है, एक बलून है जो हमेशा स्फेरिकल रहता है, हैज ए वेरिएबल डायामीटर, उसका डायामीटर ये दिया हुआ है, उसका डायामीटर ये दिया हुआ है। तो कह रहे हैं डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान से सुनो, वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सवाल अच्छा है, ध्यान से देखो। कह रहा है कि हमारा एक बलून है जिसका डायामीटर इस हिसाब से चेंज करता है, डायामीटर, यानी कि डायामीटर ये है तो रेडियस किस हिसाब से चेंज करेगी, रेडियस चेंज करेगी 3/4 2x + 3, इस हिसाब से रेडियस चेंज करेगी। तो क्या कह रहा है, डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है। पहले वॉल्यूम तो निकालो, वॉल्यूम बनेगा क्या, वॉल्यूम क्या बनेगा भाई, 4/3
पाई आर क्यूब। आर तुमने निकाला है, आर की वैल्यू उसने खुद दी है, आर की वैल्यू रखो इसके अंदर। अब तुम कैसे भी कर सकते हो, पर मैं तो कहूंगा आर की वैल्यू रख दो, वो बेटर है। आर की वैल्यू कितनी है भाई, 3/4 2x + 3 का होल क्यूब। तो 4/3 पाई हो जाएगा 27/64 2x + 3 का होल क्यूब। ये भी हो गया। हमसे क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी मुझे क्या निकालना है, dv/dx निकालना है। तो ये तो कैंसिल भी हो रहे थे वैसे। ये हो जाएगा 9π/16, इसका डेरिवेटिव करो x के रिस्पेक्ट में, 3 इंटू में 2x + 3 का होल स्क्वायर इंटू में 2। ठीक है, ये 2x + 3 का डेरिवेटिव 2 होगा, यहाँ 8 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 27π/8 इंटू में 2x + 3 का होल। यहाँ यूनिट नहीं लिखेंगे, या तो सिर्फ इतना लिख के छोड़ देंगे सेंटीमीटर क्यूब पर यूनिट, क्योंकि x पता नहीं क्या चीज है, x को उसने डिफाइन नहीं किया कि x चीज क्या है, तो x की यूनिट्स हमें पता ही नहीं क्या है, तो सेंटीमीटर क्यूब पर यूनिट लिख के छोड़ दिया बस। गॉट इट। ये वाला सवाल देखो, अब सेम ही सवाल है, फर्क क्या है ये देखो। कह रहा है द रेडियस ऑफ ए बलून इज इंक्रीजिंग। अब ध्यान से सुनो मेरी बातों को, एक एक बात को चिपका लो दिमाग में। द रेडियस ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग, रेडियस इंक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस इंक्रीज कर रही है, यानी कि dr/dt दिया हुआ है, इंक्रीज कर रही है, तो मैं प्लस लेके चलूंगा, कितना, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है मुझे। एट वट रेट इट्स सरफेस एरिया ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग। रेडियस बड़ी होगी तो सरफेस एरिया भी बड़ा होगा। सरफेस एरिया क्या होगा स्फीयर का, 4πr²। ये तो पता ही होगा सरफेस एरिया क्या होता है। तो पूछ रहा है सरफेस एरिया किस हिसाब से चेंज करेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में, यहां रेडियस के रिस्पेक्ट में नहीं, टाइम के रिस्पेक्ट में। व्हेन इज रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी होगी 15, टाइम के रिस्पेक्ट में दिया देखो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। यहां प्रॉपरली वर्ड नहीं लिखा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये नहीं लिखा, रेट दिया हुआ है पर सेकंड का, तो टाइम के हिसाब से पूछ रहा है। यानी कि मैं यहां से निकालूंगा ds/dt ना कि dr, और वो क्या बनेगा, 4πr² की जगह मैं रख दूंगा 2r। अब r का डेरिवेटिव होगा dr/dt, चिंता मत करो, वो उसने इसीलिए दिया है तुम्हें, देखो उसने dr/dt तुम्हें प्रोवाइड किया है, r की वैल्यू 15 भी बोली है, तो ds/dt निकालोगे तो कितना हो जाएगा 4, ये 8π हो गया, r की वैल्यू उसने बोली है 15 और dr/dt दिया हुआ है 10, तो ये कितना हो गया 1200π। 1200π सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकंड, क्योंकि एरिया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम था तो पर सेकंड। समझ आई मेरी बात। 900 आएगा कि 1200 आएगा, बारह सौ आना चाहिए ना। नेक्स्ट, ये देखो कितना रद्दी सवाल है, कितना रद्दी सवाल है। अगर ये बात समझ आ गई तो बहुत बढ़िया। द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक स्क्वायर है जिसकी साइड इस रेट से इंक्रीज कर रही है, मैंने कह दिया कि लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी a सेंटीमीटर। हमें क्या दिया हुआ है, dA/dt दिया हुआ है, टाइम के रिस्पेक्ट में कितना, सेम ही सवाल है, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या कह रहा है मुझे, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। पेरीमीटर को पूछ रहा है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर होगा क्या बताओ, 4a, चारों साइड्स का सम। जल्दी बताओ कितना आंसर आएगा।
जल्दी बताओ कितना आंसर बनेगा इसका, सारे करेंगे। तो dp अपॉन dt निकालना है। क्या चक्कर है, कमेंट क्यों नहीं आ रहा है? रिफ्रेश करना पड़ेगा क्या? एक सेकंड, अब आ रहा है। निशांत का आंसर आ गया, एकदम ठीक है। विभा का आंसर आ गया, एकदम सही है। प्रथम का आ गया, वेरी गुड। अनुराग का आ गया, वेरी गुड, एकदम ठीक है। तो dp अपॉन में dt कितना आएगा? 4 कांस्टेंट है, a का डेरिवेटिव हो जाएगा da अपॉन में dt। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4 गुना 0.2, ये हो गया 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पेरीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर पर। कुल देवेश, अंकित, अमन, क्या गुना कराई है भाई ये। अगला, सेम ही सवाल चल रहे हैं, ये वाला देखो। द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर, द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर, से और से गड़बड़ हो गए मेरे। द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर सोप बबल, सर्कुलर सोप बबल है, मतलब एक साबुन का बुलबुला है जो ब्लैक है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, रेडियस बढ़ रही है, ठीक है, रेडियस है जो बढ़ रही है एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि मुझे क्या दिया हुआ है? डी आर अपॉन डी टी दिया हुआ है, और इंक्रीज कर रही है तो प्लस लेना है, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स वॉल्यूम। यस, पोलिनोमियल्स आर ऑलवेज डिफरेंशिएबल। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेट पूछ रहा है। व्हेन रेडियस इज 4 सेंटीमीटर की जरूरत पड़ेगी। वॉल्यूम कितना होगा? सेम सवाल है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम क्या करेंगे? dv अपॉन में dt निकालेंगे। 4/3 पाई आर क्यूब का हो जाएगा 3r² dr अपॉन dt। 3 से 3 तो कैंसिल कर जाएगा। 4 पाई, आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू 4 है, तो 4 रख दो, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और डी आर अपॉन डी टी दिया हुआ है तुम्हें 0.2, तो 16 को 4 से गुना करेंगे तो 64। तो ये हो गया तुम्हारा कितना? 12.8 पाई। ठीक है, समझ गए? बस विभा सही है। ये देखो, ये अब एक अच्छा सवाल आया है यहाँ पे, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखो बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखना। द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द वॉल्यूम ऑफ ए, सर पिछली क्लास में मैथ्स 10 मिनट ब्रेक, क्या साहिल मैं समझा नहीं क्या कह रहा है? पिछली क्लास में मैथ्स 10 मिनट ब्रेक, समझ में नहीं आया। द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है, रेडियस नहीं दिया हुआ है, ध्यान से देखना। dv अपॉन dt दिया हुआ है प्लस का 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हमें गिवन है।
आगे की सुनो, पूछ क्या रहा है, फाइंड द रेट ऑफ द सरफेस एरिया। रेडियस का नहीं दिया, रेडियस की जरूरत पड़ती पर दिया ही नहीं, हमसे कह रहा है कि ds अपॉन में dt फाइंड आउट करके दिखाओ भाई, व्हेन इट्स रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया होगा क्या, स्फीयर की बात कर रहा है, तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। वैसे ds अपॉन dt निकाल के देखो है क्या, तो ds अपॉन dt अगर निकालोगे तो कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर का 2r और r का हो जाएगा dr अपॉन dt, यही तो होगा। मुझे क्या चाहिए, एक तो r की वैल्यू चाहिए और एक dr अपॉन dt की वैल्यू चाहिए। r की वैल्यू तो उसने खुद से दी है, dr अपॉन dt कहां से आएगा, dr अपॉन dt यहां से आएगा, है ना। वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है, वॉल्यूम होगा क्या, 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम होगा, ये 20 दिया हुआ है तुम्हें। ये डेरिवेटिव करो, देखो कितना आता है, 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब का करो 3r स्क्वायर dr अपॉन dt इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से 3 कट गया, 4 की 5, 4 को 5 से गुना करोगे तो 20 आएगा। यहां से dr अपॉन dt की देखो वैल्यू निकल गई, dr अपॉन dt की वैल्यू कितनी आई, 5 अपॉन, ये कितना बना यहाँ पे, कुछ ही नहीं बचा यहाँ, तो पाई आर स्क्वायर बच गया सिर्फ, ये आ गया तुम्हारा dr अपॉन dt। इस dr अपॉन dt को उठाओ और यहां रख दो, r की वैल्यू उसने 8 दी है, तो ये कितना हो गया देखो, 4 पाई इंटू में 2r, dr अपॉन dt कितना है, 5 अपॉन पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, एक r से एक r भी कट गया, तो ये हो गया 40 बाई r, 40 बाई r। अरे ये तो दिया ही हुआ है डेरिवेटिव महाराज, हिमांशु क्या बात कर रहा है, ये डेरिवेटिव की वैल्यू 20 दी हुई है, तो इसका डेरिवेटिव क्यों करूंगा, तो r की वैल्यू कितनी रखनी है, 8, तो ds अपॉन में dt कितना आ जाएगा हमारा, 40 बाई 8, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। समझ आया ये सवाल, समझ आया ये सवाल, बोलो। यहां पे हमें dr अपॉन dt खुद से निकालना पड़ा, उसने dr अपॉन dt दिया नहीं, एक का और यूज करना पड़ा मुझे। ठीक है, क्लियर। चलो बढ़िया सवाल आ गया, अच्छा क्वेश्चन आया है। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है द एरिया ऑफ एन एक्सपेंडिंग रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, एक रेक्टेंगल क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंड करता जा रहा है। रेक्टेंगल अगर एक्सपेंड कर रहा है तो क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ एन, the area of an expanding rectangle is increasing at the rate of 48 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बिल्कुल प्रथम, तो एरिया का दिया हुआ है तुम्हें, डी ए अपॉन डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये तुम्हें गिवन है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द, अच्छा, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द ब्रेड्थ, जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो मुझे स्क्वायर ऑफ ब्रेड्थ के बराबर दी हुई है, ये रिलेशन भी दिया हुआ है, ये उसने खुद बोला है, मैं नहीं लिख रहा हूं। एट व्हाट रेट इज द लेंथ इंक्रीजिंग, लेंथ किस हिसाब से इंक्रीज कर रहा है, यानी कि डी एल अपॉन डी टी फाइंड आउट कराना चाह रहा है, डी एल अपॉन डी टी फाइंड आउट कराना चाह रहा है एट द इंस्टेंट, उस टाइम पे जब उसकी ब्रेड्थ कितनी दी हुई है, 4.5 सेंटीमीटर दी हुई है, यानी कि मैं डी एल अपॉन डी टी निकालना चाहता हूं, मैं क्या निकालना चाहता हूं, डी एल अपॉन डी टी।
यानी कि dl अपॉन dt निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं डेरिवेटिव करूं dl अपॉन dt तो आएगा 2b db बाई dt, यही आएगा db, यही आएगा कि नहीं आएगा बताओ? मानते हो इस बात? यानी कि मेरे को b की वैल्यू चाहिए और db अपॉन dt चाहिए। b की वैल्यू तो 4.5 उसने दी है, db अपॉन dt निकालना है, वो कहां से आएगा? वो आएगा यहां से। एरिया उसने मुझे क्या दिया हुआ है बताओ? एरिया होता है L इंटू बी, L इंटू बी। एल की वैल्यू रख दो यहाँ पे, L की वैल्यू बी स्क्वायर दी हुई है तो ये बी क्यूब हो जाएगा। अब अगर मैं डी ए अपॉन में डी टी निकालूंगा तो ये कितना आएगा? 3b स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी। डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू तुम्हें दी हुई है 48, यहां रख दो 48 इज इक्वल टू 3b स्क्वायर डी बी अपॉन में डी टी। तो यहां से तुम्हारा डी बी अपॉन में डी टी आ जाएगा कितना? 16 बाई बी स्क्वायर। डी बी अपॉन डी टी आ जाएगा 16 बाई बी स्क्वायर। देखो नीरज, मे भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मोस्टली तो हो जाएगा जहां तक मेरे को लगता है, 7-8 क्लास में शायद हो जाना चाहिए। 16 बाई बी स्क्वायर आ गई, वो वैल्यू रख दो यहाँ पे उठा के, तो 2b 16 बाई बी स्क्वायर, बी से भी कट गया, ये हो गया 32 बाई बी, 32 बाई बी। किस पे पूछा है? एट b इज इक्वल टू 4.5। तो dl अपॉन dt कितना हो जाएगा? ठीक है, ये हो गया 64 बाई 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या आ गया? समझ आ गई बात? या नहीं आई? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पर वो बी क्यूब कहाँ से आया? अरे भाई, एल की वैल्यू बी स्क्वायर दी हुई है, मैंने बिना बोले तो रखा नहीं। एल की वैल्यू मैंने कहा था कि बी स्क्वायर रख दो, एल की वैल्यू मैंने कहा था बी स्क्वायर रख दो, सुना तो करो। नेक्स्ट, अब सारे अच्छे अच्छे सवाल हैं आगे के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक। एक स्टोन है जिसको हमने एक शांत झील के अंदर डाल दिया, ठीक है। अगर डिक्रीज बोलेगा तो साइन नेगेटिव लेंगे, अभी आगे आएगा ऐसा। स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक, शांत झील के अंदर, शांत पानी के अंदर हमने एक पत्थर को ड्रॉप कर दिया। वेव मूव्स इन सर्कल्स एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां पे मान लो तुमने पत्थर डाल दिया तो फिर वेव्स क्रिएट हो रही हैं। क्या हो रही हैं? वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, ऐसे क्रिएट हो के आगे की तरफ। और वो कैसे ट्रेवल कर रही है? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि जब वो ऐसे, ये जो आगे जाने की उसकी रफ्तार है, ये कितनी दी हुई है? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे जा रही है, ये ट्रेवल करने की स्पीड है, ठीक है। आगे पढ़ो और क्या कह रहा है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर। कह रहा है उस टाइम की बात करो, उस टाइम की बात करो जब
रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर, मान लो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है। हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, तो एरिया किस हिसाब से इनक्लोज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सर्कुलर शेप दी हुई है ना, तो एरिया सीधी सी बात है हमारा पाई आर स्क्वायर होगा। एरिया हमारा सीधी सी बात है क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। अगर मैं डी ए अपॉन में डी टी फाइंड आउट कराऊंगा तो आएगा कितना, पाई 2r, और r का हो जाएगा डी आर अपॉन में डी टी। बिल्कुल निशांत, वेरी गुड। अब हमें r चाहिए, r तो उसने बताया रेडियस कितनी होनी चाहिए 10, डी आर अपॉन में डी टी कैसे आएगा, अब ये ध्यान से देखो। अब एक बात को ध्यान से गौर से सुनो, जिस हिसाब से सर्कल आगे बढ़ रहा है, जिस हिसाब से सर्कल अपनी लेंथ एरिया को ऐसे आगे बढ़ा रहा है, सर्कल बढ़ता जा रहा है, तो क्या ये रेडियस ही नहीं बढ़ती जा रही। देखो सर्कल का आगे बढ़ने का मतलब क्या है, रेडियस ही तो बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे सर्कल आगे बढ़ रहा है उसी हिसाब से तो रेडियस आगे बढ़ रही है। नहीं मान रहे हो मेरी बात को भाई, ये सर्कल अभी यहाँ है, तो मैं कह रहा हूं कि ये सर्कल 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से इस तरफ आगे आ रहा है, इधर आगे आ रहा है, इधर आगे आ रहा है, तो ये रेडियस ही तो बढ़ती जा रही है इसके अंदर की। तो क्या ये रेडियस का ही रेट नहीं दिया हुआ है, बस यही बात समझनी है। अगर ये बात समझ ली कि ये जो रेट दिया हुआ है ये किसका दिया हुआ है, ये रेडियस का रेट दिया हुआ है, फिर तो बात खत्म हो गई। यानी कि मुझे इसके साथ डी आर अपॉन डी टी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई, आर की वैल्यू है 10 और डी आर अपॉन डी टी है 4, ये हो जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। समझे? बहुत बढ़िया सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए मैन 160 सेंटीमीटर टोल, एक इंसान है जिसकी हाइट दी हुई है 160 सेंटीमीटर, वॉक्स अवे फ्रॉम ए सोर्स ऑफ लाइट सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ ए पोल 6 मीटर हाई। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि एक मैन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है। वो जो अभी पीछे करा रहा था सरफेस एरिया वॉल्यूम वॉल्यूम, ये सब अब ओल्ड फैशन सवाल हो गए। इस तरीके के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जैसा ये दिख रहा है। तो कह रहा है कि एक लाइट पोस्ट है, एक लाइट लगी हुई है यहाँ पे, ये लाइट लगी हुई है यहाँ पे, और ये जो लाइट का पोस्ट है ये कितना है 6 मीटर ऊंचा है। ये जो लाइट का पोस्ट है ये कितना है 6 मीटर ऊंचा है। कह रहे एक इंसान है 160 सेंटीमीटर ऊंचा, ये रास्ता मान लिया मैंने। तो एक इंसान है 160 सेंटीमीटर ऊंचा है, 160 यानी 1.6 सेंटीमीटर। तो मैंने माना कि दूसरा कलर लेता हूं, मैंने माना ये एक इंसान है जो 1.6 सेंटीमीटर टॉल है। ठीक है, ये 1.6 सेंटीमीटर एक इंसान टॉल है, और ये क्या कर रहा है, वॉक्स अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, लाइट से दूर जा रहा है। लाइट यहां पे है तो वो इससे दूर जा रहा है, यानी कि इस तरफ चल रहा है, इस तरफ वो आगे जा रहा है एट द रेट ऑफ 1.1 मीटर पर सेकेंड। ये इसके चलने की स्पीड दी हुई है, ये आगे बढ़ रहा है 1.1 मीटर पर सेकेंड, ये इसके आगे बढ़ने की रफ्तार दी हुई है। हाउ फास्ट इज द लेंथ ऑफ इट्स शेडो इंक्रीजिंग, कह रहा है कि उसकी शेडो किस रफ्तार से बढ़ रही है। अब तुम मुझे खुद बताओ, अगर लाइट ऐसे पड़ रही है तो अगर ये इससे दूर जाएगा तो इसकी शेडो बड़ी होगी या छोटी होगी, खुद सोचो। अगर हम लाइट के नीचे खड़े हैं तो हमारी शेडो छोटी होगी कि बड़ी होगी। लाइट से दूर जाने पे, जैसे कि ये लाइट से दूर जा रहा है, तो इसकी शेडो बड़ी होगी या छोटी होगी, खुद कॉमन सेंस लगा के देखो, तुमने फील भी किया होगा ये चीज। तो
खुद की शेडो बनी होगी, तुमने ये चीज फील भी करी होगी जरूर से जरूर। जब हम लाइट से दूर होते हैं तो हमारी शेडो बड़ी होती है या छोटी होती है? जब हम लाइट से दूर होते हैं तो हमारी शेडो बहुत बड़ी हो जाती है। लाइट से जब हम दूर होते हैं तो हमारी शेडो बहुत लंबी हो जाती है, देखा है तुमने? और जब लाइट हमारे एकदम नजदीक रहती है, जब लाइट हमारी एकदम सर के ऊपर होती है तो सोचो शेडो बनती ही नहीं, है ना? जब हमारी लाइट हमारे सर के ऊपर होती है तो शेडो बनती ही नहीं है। और जब हम लाइट से ऐसे दूर चलते जाते हैं तो शेडो बननी शुरू होती है, समझ रहे हो? तो इसीलिए वो बोल रहा है कि वो दूर जा रहा है, तो जो इसकी शेडो है वो आगे की तरफ यहां बनेगी, है ना? तो इसकी जो शेडो है वो कुछ ऐसी बनेगी। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है तुम्हें, ये वाला पार्ट शेडो का है, ये उसकी शेडो बन रही है। ये क्या है? ये शेडो है। तो जैसे जैसे वो आगे जाता जाएगा, आगे जाता जाएगा, तो ये वाला पार्ट बड़ा होता जाएगा। तो वो यही पूछ रहा है कि शेडो किस हिसाब से इंक्रीज कर रही है। अगर वो इंसान व्हेन ही इज एट 1 मीटर अवे फ्रॉम द पोल, अगर वो पोल से कितना दूर है? 1.1 मीटर दूर है। अच्छा, अब देखो यहां पे थोड़ा अजम्पशन करना पड़ेगा। मान लो इस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया, इस पॉइंट को बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, इसको डी बोल दिया और इसको ई बोल दिया। तो ये बात अच्छे से समझ लो कि वो शेडो क्या बोल रहा है। यहाँ पे हमारी शेडो क्या है? हमारी शेडो है यहाँ पे डीई। इसका रेट जानने की कोशिश कर रहा है वो। इसका क्या जानने की कोशिश कर रहा है? इसका रेट जानने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यानी कि वो डीई अपॉन में dt कैलकुलेट करवाना चाह रहा है। वो ये पूछना चाह रहा है ये कितना होगा। अब ये डीई dt लिखना थोड़ा अजीब लग रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको ना मैं x मान लेता हूं। ये वाली जो लेंथ दिख रही है इसको मैं बोल लेता हूं y। ठीक है, ये x है, ये y है। यानी कि शेडो को मैंने x बोल दिया। तो यानी कि हमसे क्या पूछा है? dx अपॉन में dt निकालना है। ठीक है, अब पहली बात तो ये आती है कि ये डिसाइड करो ये 1.1 मीटर पर सेकंड दिया क्या हुआ है। ये डिसाइड करना पड़ेगा कि 1.1 मीटर है क्या। मुझे एक बात बताओ जरा, ये इंसान अगर इससे दूर जा रहा है तो क्या इंक्रीज हो रहा है? ऐसी कौन सी लेंथ दिख रही है तुम्हें जब इंसान इससे दूर जा रहा है तो क्या बढ़ रहा है तुम्हारे अकॉर्डिंग, या घट रहा है? किस में चेंजमेंट आ रही है? अगर ये इंसान आगे जाएगा तो एक्स में तो आ रहा है, वो तो मुझे निकालना ही है। एक्स के अलावा किसी और में भी आ रहा है चेंज? भाई ये तो मुझे फाइंड आउट ही करना है, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर इंसान आगे बढ़ रहा है तो क्या तुम्हें कोई ऐसा डिस्टेंस है जो बढ़ता हुआ या घटता हुआ दिख रहा हो? कोई और ऐसी चीज हो जो बढ़ती हुई घटती हुई दिख रही हो? बोलो। वाई में भी बिल्कुल प्रथम। अगर हम ध्यान से देखें, अगर ये आगे आता जाएगा, अगर ये आगे आता जाएगा तो ये वाई भी तो बड़ा होता जा रहा है ना? बिल्कुल विभा, क्या ये वाई बड़ा होता हुआ नहीं जा रहा है? बताओ, ये वाई भी तो बड़ा होता जितना ये आगे चलता जाएगा उतना वाई बड़ा होता जाएगा, है ना? और ये जो वाई है ये कितना आगे बढ़ रहा है? ये 1.1 मीटर पर सेकंड ही बढ़ रहा है। जितना इंसान आगे बढ़ेगा उतना ही वाई आगे बढ़ेगा। यानी कि ये जो 1.1 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है ये कुछ भी नहीं है, ये डी वाई अपॉन में डी टी दिया हुआ है तुम्हें। डी वाई अपॉन में डी टी दिया हुआ है 1.1 मीटर पर सेकंड। समझ आ रही है मेरी बात? तुम्हें क्या दिया हुआ है? डी वाई बाई डी टी दिया हुआ है, तुम्हें निकालना है डी एक्स अपॉन डी टी। तो तुम्हें सिर्फ काम इतना करना है कि तुम किसी तरह एक एक्स और वाई का रिलेशन निकाल लो। बस एक ऐसा काम करना है कि इस फिगर के अंदर से तुम्हें एक्स और वाई का रिलेशन दिख जाए बस। समझ आ रही है मेरी बात? तो अगर अब यहां पे सिंपल तुम्हारी वो लगेगी, दिमाग थोड़ा सा यूज होगा यहां पे। अगर मैं तुम्हें यहां पे बोलूं कि ट्रैंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रैंगल सी डी ई, तो क्या इस बात से एग्री करते हो? ये जो बड़ी वाली ट्रैंगल है ये छोटी वाली ट्रैंगल के सिमिलर है, क्या कहते हो? क्योंकि राइट एंगल ट्रैंगल है दोनों। एक साइड तो, एक तो एंगल 90 डिग्री हो गया, एक एंगल ये कॉमन हो गया, दो एंगल तो सेम ही है इनके।
तो ये ए बी ई और सी डी ई ट्रायंगल सिमिलर है। तो अगर मैं यहां से ये रेशियो निकालूं, ए बी का रेशियो अपॉन में सी डी का रेशियो, ए बी का रेशियो इज टू सी डी का रेशियो इज इक्वल टू बीई का रेशियो, बीई का रेशियो इज टू डीई का रेशियो, ये वाली चीज बराबर होगी। तो अगर ए बी देखें तो ए बी कितना है तुम्हारा, ए बी तो 6 है, सी डी कितना है तुम्हारा 1.6 है। अगर मैं बीई की बात करूं, बीई बीई कितना होगा, x प्लस वाई होगा। और x डी डीई कितना है, डीई तुम्हारा x है। ये बात समझ आई? इसकी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा लें थोड़ा काट पीट के, इसको डेसिमल को चेंज करो, तो हो जाएगा 6 अपॉन में 16 मल्टीप्लाइड बाई 10 x प्लस वाई अपॉन एक्स। यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। क्या रहा है 15/4 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ये हो जाएगा 15x इज इक्वल टू 4y प्लस 4x प्लस 4y। अगर मैं x को इधर ले आऊं तो ये क्या बन जाएगा, 11x इज इक्वल टू 4y। और अगर मैं यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं तो फाइनली कितनी आ जाएगी, 4/11y आ जाएगी। तो x और y का रिलेशन मिल गया तुम्हें यहां से। तो अगर मैं dx अपॉन में dt निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 4/11 dy बाई dt, यही होगा। तो dy अपॉन dt तुम्हें दिया हुआ है, 4/11 इंटू डी वाई अपॉन डी टी कितना होगा तुम्हारा, 1.1 होगा। यहाँ पे 1.1 रख दो, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4/11 इंटू 11/10, सॉरी 11/10, 11 से 11 कट गया, तो ये कितना हो गया 0.4 सेंटीमीटर पर। ये हो गया तुम्हारा x की बढ़ने की स्पीड। बिल्कुल विभा, ये क्या हो गया तुम्हारा, x इस हिसाब से बढ़ रहा है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ शेडो। शेडो जो है तुम्हारी वो इस हिसाब से बढ़ रही है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अब ये जो क्वेश्चन था ये हमारा सीबीएसई के 2022 के सैंपल पेपर में था। ये क्वेश्चन जो है ये सीबीएसई के सैंपल पेपर में था 2022 में, ठीक है। सेंटीमीटर, अच्छा मीटर आएगा क्या, मीटर 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 कर लो भाई, मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर है, मीटर में बात कर रहे हैं, सॉरी सॉरी मीटर आएगा। तो ये क्वेश्चन जो था सीबीएसई के सैंपल पेपर में था 2022 में, पर इसके साथ एक छोटा सा क्वेश्चन और अटैच था, वो समझ लो। क्या एक छोटा सा क्वेश्चन अटैच था, हाउ फास्ट टिप ऑफ द शेडो इज मूविंग। शेडो का जो टिप है वो किस स्पीड से मूव कर रहा है, शेडो का टिप कौन सा, ये वाला ये शेडो का टिप है, ये भी तो आगे चल रहा है, ये शेडो का टिप भी तो आगे चलता जाएगा। 2022 का सैंपल पेपर उठा के देखना, उसमें सवाल है। तो तुम्हें क्या लगता है शेडो का टिप किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, बताओ। शेडो का जो टिप है वो किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, क्या लगता है तुम्हें? प्रथम कह रहा है 1.1, अमन कह रहा है सेम होगा, और कोई? नहीं निशांत, थोड़ा ठीक है थोड़ा गलत है, खुशी भी 1.1 कह रही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये बढ़ा, ये कैसे बढ़ा आगे?
ये आगे कैसे बढ़ा, एक्स भी बढ़ा और एक्स के बढ़ने से भी आगे चल देगा। सोचो, सुनो मेरी बात एक बार, दिमाग ना लगा के मेरी बात सुनो। मैं कह रहा हूं कि अगर एक्स बढ़ा, एक्स इंक्रीज हुआ तो भी आगे चल देगा, अगर वाई इंक्रीज हुआ तो भी आगे चल देगा। यानी कि एक्स के आगे बढ़ने से और वाई के आगे बढ़ने से, दोनों के आगे बढ़ने से आगे बढ़ेगा। यानी कि जो टिप की रफ्तार है, रेट ऑफ टिप है, रेट ऑफ टिप जो है वो तुम्हारा क्या है, dx अपॉन में dt प्लस dy अपॉन में dt। एक्स के बढ़ने से भी टिप आगे चल रहा है, वाई के बढ़ने से भी आगे टिप चल रहा है, तो दोनों की स्पीड जुड़ेगी, उस स्पीड से आगे बढ़, ये तेजी से आगे बढ़ रहा है, एक्स की और वाई की स्पीड दोनों की कंबाइंड से आगे बढ़ रहा है। तो इसका जो रेट बनेगा वो कितना बनेगा, 1.1 प्लस 0.4, यानी कि 1.5 मीटर पर सेकंड, इस स्पीड से आगे बढ़ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट पे आओ। ये क्वेश्चन देखो, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व y इज इक्वल टू दिस। पार्टिकल है जो इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग ट्वाइस एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। अच्छा क्वेश्चन, हाँ वो कर लेना, उसको आगे पीछे, उसको आगे पीछे लिख लेना 1.1 और 0.4 को। हाँ, क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। पॉइंट ऑन द कर्व बताओ, कर्व के ऊपर ऐसा पॉइंट बताओ जहां पे y कोऑर्डिनेट जो है x कोऑर्डिनेट से डबल स्पीड से चेंज हो रहा है, x कोऑर्डिनेट से डबल स्पीड से चेंज हो रहा है। यानी कि पहला जो पार्ट है वो करते, फिर दूसरा देखेंगे, सेम ही है दोनों। कर्व क्या दिया हुआ है तुम्हें, y इज इक्वल टू 2/3x² प्लस 1। वो पॉइंट्स मान लिए मैंने, लेट द पॉइंट बी x, y। ये पॉइंट मैंने मान लिए जो उसने पूछे हैं, ये वो पॉइंट मान लिए जो उसने मुझे पूछे हैं। और दिया क्या हुआ है उसने मुझे, चीज क्या गिवन है, जो y है, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग एज ट्वाइस एज फास्ट एज x इज चेंजिंग। ठीक है सर, क्यूब है, ओके। तो y के चेंज होने की जो स्पीड है, y ऐसे चेंज होगा, ये y के चेंज होने की स्पीड हो गई, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग ट्वाइस एज फास्ट, तो वो ट्वाइस एज फास्ट चेंज हो रहा है किससे, x की स्पीड से। ये चीज गिवन है, ये चीज तुम्हें समझ आनी चाहिए, ये चीज तुम्हें दी हुई है, समझ आ रही है मेरी बात। तो पूछ रहा है कि x और y की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो क्या पूछ रहा है, x और y की वैल्यू बताओ क्या होगी, ये चीज तुम्हें गिवन है, समझ आ रही है मेरी बात। तो अब क्या करें, dy बाई डी एक्स निकालें, dy बाई डी टी निकालें। नहीं यार, एक गड़बड़ कर दी देखो, टाइम के रिस्पेक्ट में उसने कहीं नहीं बोला है, एक गड़बड़ लिख दी है मैंने इसके अंदर। टाइम के रिस्पेक्ट में उसने बोला तो कहीं नहीं है, पर लेना तो टाइम के रिस्पेक्ट में ही पड़ेगा यार, एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे ले सकते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो डी वाई बाई डी टी निकालो जरा, कितना आएगा, डी वाई बाई डी टी फाइंड आउट करो। डी वाई बाई डी टी अगर मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 2/3 एक्स क्यूब का कितना होगा, 3x²
dx अपॉन dt, और 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0, 1 का डेरिवेटिव तो 0 होगा, इज इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, ये हो जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? तो क्या कह रहा है, 3 से 3 कट गया, डी एक्स अपॉन डी टी से डी एक्स अपॉन डी टी कट गया, और 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई तुम्हारी 1, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई। देखो जिस क्वेश्चन में गिवन ना हो उसमें टाइम लेता है, ये भी एक बात कहीं ना कहीं तक ठीक है प्रथम, पर दूसरी बात ये भी है, यहां पे मैं और किसके रिस्पेक्ट में लूं, दोनों का चेंज देखना है मुझे, एक्स का भी चेंज देखना है, वाई का भी चेंज देखना है, दोनों के चेंज की बात कर रहा है। अब दोनों चेंज की अगर बात कर रहा है तो फिर दोनों किसी तीसरे के रिस्पेक्ट में ही तो चेंज होंगे भाई। अगर दो क्वांटिटी एक्स भी चेंज हो रही है, वाई भी चेंज हो रही है, दोनों चेंज हो रहे हैं, अगर दोनों चेंज हो रहे हैं तो किसी तीसरे के रिस्पेक्ट में ही चेंज होंगे। एक अगर दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो दूसरे का चेंज कहां से निकालोगे, पहले वाले का तो निकाल लोगे दूसरे के रिस्पेक्ट में, दूसरे वाले का किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे। तो अगर दो क्वांटिटी के चेंज की बात कर रहा है एक साथ तो वो किसी तीसरे के रिस्पेक्ट में ही होगा, और तीसरा टाइम ही होता है, समझ रहे हो, उसमें टाइम ही लेना है। तो यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, यानी कि एक्स की वैल्यू एक तो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, और एक हो जाएगी -1। एक्स की वैल्यू एक तो हो जाएगी 1 और एक हो जाएगी -1, ठीक है। यहाँ पे 1 की एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो वाई कितना आएगा 2/3 + 1, ये आएगा, ठीक है, चक्कर है। तो ये भी गड़बड़ लग रही है, अच्छा ठीक है, एक्स की वैल्यू, अच्छा एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो वाई कितना आएगा 2/3 + 1, ठीक है ठीक है, ये हो जाएगा 5/3। तो एक पॉइंट तो ये मिल गया, विभाग का आंसर कुछ और ही आ रहा है, +-1 +-2, वो कैसे आ सकता है। और अगर x की वैल्यू -1 रखोगे तो कितना आएगा y की वैल्यू, तो 2 माइनस का 2/3 हो जाएगा, और प्लस का 1 हो जाएगा 1/। तो दो पॉइंट्स बन गए हमारे, कौन से, एक तो बन गया 1,2/3 सॉरी 5/3, और एक बन गया -1,1/3, ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल एकदम ऐसा का ऐसा है, तुम्हें बात एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन एकदम ऐसा ही है, देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट पूछा है, फॉर विच द एब्सिस्सा एंड ऑर्डिनेट चेंज एट द सेम रेट, कह रहा है वो पॉइंट बताओ जहां पे एब्सिस्सा और ऑर्डिनेट सेम रेट से चेंज कर रहे हैं, यानी कि वहां पे dy/dt और dx अपॉन में dt सेम दिया हुआ है, वाई स्क्वेयर कितना है, वाई तुम्हारा कितना है 8x, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 8x, और हमें दिया क्या हुआ है कि dx अपॉन में dt जो है वो dy अपॉन dt के बराबर है। एब्सिस्सा और ऑर्डिनेट साथ चेंज कर रहे हैं, एब्सिस्सा और ऑर्डिनेट का भी नहीं पता, अमन हद कर रहा है यार। एक ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं तो पहले वाले को एब्सिस्सा बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, छोटी क्लास में से सीधे 12वीं में यहाँ के बैठ के लग रहा है। इसका डेरिवेटिव करो तो 2y dy/dt 8 इंटू dx अपॉन dt, एब्सिस्सा का मतलब x कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब y कोऑर्डिनेट। अच्छा dy/dt की वैल्यू रख दो यहाँ पे, dy/dt की वैल्यू कितनी है dx अपॉन dt है, तो dx अपॉन dt से dx अपॉन dt कट गया, y की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू 4 रख दो, वाई स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारा 32, सॉरी वाई की वैल्यू रखनी है, वाई की वैल्यू 4 रखोगे तो 16 इज इक्वल टू 8x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो पॉइंट कौन सा बन गया 2,4, ये वो पॉइंट है 2,4। x और y की वैल्यू नहीं निकालनी, पॉइंट बनाना है,
तो पॉइंट बना के दिखाना, कहीं निकाल के छोड़ो बस। जैसे मैंने यहाँ पे ये 2 पॉइंट बनाए हैं, यहाँ पे ये 2 पॉइंट बनाए हैं, है ना। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन देखो, काफी अच्छा सवाल है। कह रहा है द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत 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 बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस जो है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चेंज कर रही है, एंड इट्स एल्टीट्यूड इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस। एल्टीट्यूड यानी कि हाइट, वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ध्यान से देखो, एक चीज इंक्रीज कर रही है, एक चीज डिक्रीज कर रही है। तो एल्टीट्यूड का मतलब हाइट। डी एच अपॉन में डी टी कितना लिखा जाएगा, -3 लिखा जाएगा। ये इस क्वेश्चन की खास बात है। डी आर अपॉन में डी टी लिया जाएगा प्लस, डी एच अपॉन डी टी लिया जाएगा माइनस। इसका बहुत फर्क पड़ेगा, अभी आगे देखना। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम का चेंज बताओ, अगर रेडियस कितनी है 3 है और हाइट कितनी है 5 है, वॉल्यूम कितना होगा सिलेंडर का, πr²h। हमसे क्या पूछ रहा है, dv अपॉन में dt पूछ रहा है, तो पाई तो एज इट इज। अब भाई आर स्क्वायर और h का डेरिवेटिव कैसे करोगे, r भी t का फंक्शन है और h भी t का फंक्शन है। r और t दोनों ही टाइम के हिसाब से चेंज होते हैं, तो ऐसा नहीं है दोनों का साथ कर दोगे। डेरिवेटिव में 2 वेरिएबल साथ चेंज होते हैं, तो वहां लगता है प्रोडक्ट रूल। क्या लगता है, प्रोडक्ट रूल लगता है। ध्यान रखना है इस बात का, यहां पे क्या लगाना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो r² एज इट इज डी एच अपॉन में डी टी हो जाएगा, प्लस में h एज इट इज r² का हो जाएगा 2r डी आर अपॉन डी टी, ये हो जाएगा। सारी वैल्यूज तुम्हें दी हुई है, पटक दो उठा के। बस यही खास बात थी, एक तो प्रोडक्ट रूल और एक ये इसका नेगेटिव साइन। तो r की वैल्यू कितनी दी हुई है तुम्हें 3, यहां हो जाएगा 3 का स्क्वायर। डी एच अपॉन में डी टी दिया हुआ है तुम्हें -3, प्लस में h की वैल्यू दी हुई है 5, r कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है 3, और डी आर अपॉन में डी टी भी कितना दिया हुआ है 2। ऐसा ही सब है ना। डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू रख दी मैंने 2, आर की वैल्यू 3, एच की वैल्यू 5। तो ये कितना हो जाएगा देखो, -27, तो ये कितना हो जाएगा 6 + 60, 33 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 33 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हो जाएगा। समझ आई बात। नेक्स्ट, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग लगवाने वाला सवाल है, ध्यान से देखना। वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम ए कोनिकल फनल। ये मैंने डीपीपी में भी डाला है आज ऐसा सवाल, डीपीपी में भी ऐसा सवाल है। एक कोनिकल फनल है, कोनिकल फनल देखिए सबने, कोनिकल फनल सबने देखी है भाई, ऐसी होती है कोनिकल फनल। ये कोनिकल फनल है, ठीक है। और इसके अंदर से जो पानी है ना वो बाहर आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर पानी है, सॉलिड लाइन,
इसके अंदर पानी है जो बाहर आ रहा है, ऐसे पानी इसके अंदर से बाहर आ रहा है। यूनिफॉर्म रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, पानी बाहर आ रहा है 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से, ठीक है। थ्रू ए टाइनी होल एट द वर्टेक्स इन द बॉटम, एक छोटा सा होल है यहाँ पे, उसमें से बाहर आ रहा है। व्हेन द स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर इज 3 सेंटीमीटर, कह रहा है अगर पानी की जो स्लैंट हाइट है, पानी की जो स्लैंट हाइट है, यही तो होगी पानी की स्लैंट हाइट, ये कितनी है, पानी की स्लैंट हाइट 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द स्लैंट हाइट, फाइंड द रेट ऑफ द डिक्रीज ऑफ द स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर। देखो पानी जब बाहर आएगा तो पानी का लेवल कम होगा, पानी का लेवल कम होगा तो स्लैंट हाइट भी घटेगी। तो यही पूछ रहा है कि स्लैंट हाइट किस रेट से घटेगी, यानी कि dl/dt की वैल्यू निकलवा रहा है। गिवन दैट द वर्टिकल एंगल ऑफ द फनल इज 120 डिग्री, तो ये वर्टिकल एंगल दिख रहा है, ये कितना दिया हुआ है तुम्हें, ये वर्टिकल एंगल क्या है, 120 डिग्री है। अब यहाँ पे क्या क्या बातें तुम्हें समझनी है, इनको देखो ध्यान से, समझना क्या क्या, इस बात को समझो। सबसे पहली बात तो मुझे एक बात बताओ कि एक फनल के अंदर, इस फनल के अंदर जितना पानी आएगा वो सारा का सारा पानी उसका वॉल्यूम ही होगा, हाँ है ना भाई। हमारी पानी की टंकियां होती है, उनके अंदर जितना पानी आता है उतना ही तो वॉल्यूम होता है टंकी का। तो इसके अंदर अगर जितना पानी भरा जाएगा उतना ही इसका वॉल्यूम होगा, मानते हो, इसका पूरा वॉल्यूम, कौन का वॉल्यूम। अब पानी इसके अंदर से बाहर आ रहा है, पानी इसके अंदर से बाहर आ रहा है, तो एक तरीके से वॉल्यूम बाहर आ रहा है भाई, जितना पानी, पानी इज इक्वल टू वॉल्यूम। अगर इसके अंदर से पानी कम होता जा रहा है तो क्या ये वॉल्यूम भी कम नहीं होता जा रहा है, मानते हो इस बात को। पानी जितना कम होता जा रहा है, पानी बाहर आता जा रहा है, पानी बाहर गिर रहा है तो पानी अंदर से कम हो रहा है, पानी अंदर से कम हो रहा है तो वॉल्यूम कम होता जा रहा है। और पानी कम होने की जो यूनिट्स है, बहुत बड़ी हिंट उसने यहां पे ये भी दी है कि पानी की जो यूनिट्स है वो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में ही है। और क्योंकि पानी कम हो रहा है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि पानी कम हो रहा है तो जो वॉल्यूम का रेट आएगा वो नेगेटिव आएगा, ये सबसे बड़ी बात है। अगर ये नेगेटिव नहीं लिया तो स्लैंट हाइट का रेट कभी नेगेटिव नहीं आएगा। स्लैंट हाइट उसने बोला ही ये है कि स्लैंट हाइट घट रही है, कहां बोला है, स्लैंट हाइट डिक्रीज हो रही है उसने बोला है, तो ये रेट आना ही नेगेटिव है। मुझे नहीं पता क्या आएगा पर आएगा पक्का नेगेटिव। अगर तुम इसको नेगेटिव नहीं लोगे तो यही गलत हो जाएगा सवाल तुम्हारा। पानी कम हो रहा है, पहली बात तो ये समझनी है, जब भी ऑब्जेक्ट में से पानी बाहर आएगा तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। सबसे पहली बात तो वॉल्यूम दे दिया मुझे, समझ आई ये बात। दूसरी बात उसने मुझे क्या दिया, उसने मुझे कहा कि भाई सेम उसका जो वर्टिकल एंगल है, पानी का जो वर्टिकल, जो कोन का वर्टिकल एंगल है वो वर्टिकल एंगल 120 डिग्री है पूरा। तो अगर मैं सेमी वर्टिकल एंगल की बात करूं तो आधा वर्टिकल एंगल 60 डिग्री होगा। कोन का सेमी वर्टिकल एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है dl/dt। मुझे वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम कितना होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये मेरा कौन का वॉल्यूम होता है। अब मेरे को निकालना dl/dt है, यहां पे r और h में चल रहा है। रेडियस और हाइट का जो रेट है वो तो उसने मुझे दिया भी नहीं हुआ, मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। क्या मुझे r और h की जरूरत है, सोचो, मुझे dv/dt दिया हुआ है। अगर मैं यहां से dv/dt निकालूंगा तो ये r और h में चल रहा है। अगर मेरा ये पूरा का पूरा वॉल्यूम स्लैंट हाइट में ही आ जाए, अगर मेरा ये पूरा का पूरा जो वॉल्यूम है ये किस में कन्वर्ट हो जाए, स्लैंट हाइट में ही कन्वर्ट हो जाए, r और h दिखे ही ना, तो फिर मैं डेरिवेटिव कर दूंगा, L में ही डेरिवेटिव होगा फिर सीधा। तो हमारा टारगेट अब यही है कि किसी तरह ये R और H छुप जाए यहां पे और L आ जाए सामने। अगर L आ गया, पूरा का पूरा वॉल्यूम तुमने लेंथ में निकाल, स्लैंट हाइट में निकाल लिया, तो फिर हम क्या कह पाएंगे, हाँ भाई अब डेरिवेटिव कर लो। L का मतलब लेंथ नहीं है,
एल का मतलब स्लैंट हाइट है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो अब देखो उसका वो काम कौन करेगा, वो मदद 60 डिग्री एंगल करेगा, जो तुम्हें सबसे ज्यादा समस्या करता हुआ दिख रहा है वही मदद करेगा। मान लो रेडियस आर है और हाइट एच है, रेडियस आर है और हाइट एच है और स्लैंट हाइट एल है। स्लैंट हाइट कितनी है तुम्हारी, एल है। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री का है तो क्या एग्री करते हो कि ये तुम्हारी एक ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। ये जो ए बी सी है तुम्हारी, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। अब अगर मैं इन ट्रायंगल एबीसी की बात करूं, इन ट्रायंगल में एबीसी की बात करूं, तो मुझे आर निकालना है। मुझे क्या निकालना है, आर निकालना है इन टर्म्स ऑफ एल, एच निकालना है इन टर्म्स ऑफ एल, है ना। आर निकालना है इन टर्म्स ऑफ एल, एच निकालना है इन टर्म्स ऑफ एल। तो मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, पहले आर बाई एल। बताओ आर बाई एल क्या आएगा। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, ये तुम्हारा बेस है ना। जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर का काम कर रही है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस निकाल रहे हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, साइन, यानी कि ये बनेगा साइन 60 डिग्री, यानी कि ये क्या बनेगा, साइन 60 डिग्री। तो यहां से आर आ जाएगा तुम्हारा, साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो √3/2l। तो देखो रेडियस की वैल्यू तुमने निकाल ली स्लैंट हाइट की टर्म्स में। सिमिलरली क्या कैलकुलेट करो, h बाई एल, h बाई एल। तो h क्या हो गया तुम्हारा, h हो गया तुम्हारा बेस, ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या बनता है, cos 60, cos 60 यानी कि 1/2। तो यहां से h कितनी आ गई तुम्हारी, l/2 आ गई। हाइट कितनी बन गई, l/2 बन गई। समझ आई मेरी बात। तो यानी कि अब मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूं सिर्फ l की टर्म्स में। तो मेरा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 आर की वैल्यू कितनी है, √3/2l। आर की वैल्यू रख दो √3/2l का होल स्क्वायर, और एच कितना है, एच है तुम्हारा l/2, एच है तुम्हारा l/2। तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू में 3/4l² इंटू 1/2l। 3 से 3 कट गया, तो ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा तुम्हारा, π/8l³। देखो यानी कि वॉल्यूम पूरा का पूरा मेरा स्लैंट हाइट में आ गया। मेरा जो पूरा का पूरा वॉल्यूम है वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्लैंट हाइट में। तो अब मैं dv अपॉन में dt कर सकता हूँ। dv अपॉन में dt कितना आएगा, π/8 इंटू 3l² इंटू dl/dt। ठीक है, मुझे dv अपॉन dt दिया हुआ है कितना, -4। तो dv अपॉन dt की वैल्यू रख दो -4, और ये कितना हो जाएगा, 3π/8। एल की वैल्यू कितनी दी हुई है, स्लैंट हाइट कितनी रखनी है, स्लैंट हाइट दी थी ना उसने 3 रखनी है, स्लैंट हाइट रखनी है 3 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट 3 रख दो यहाँ पे, 3 का स्क्वायर, और इनटू में dl/में dt। ये कितना हो गया, -4, ये हो जाएगा 27π/8 dl/dt। यानी कि जो dl/dt है तुम्हारा वो कितना आ गया फाइनली, -32 अपॉन में 27π सेंटीमीटर पर। देखो नेगेटिव आया, नेगेटिव साइन आया। नेगेटिव साइन इसीलिए आया क्योंकि स्लैंट हाइट डिक्रीज कर रही है। ये तुम्हारा सवाल है सबसे अच्छा। इसी के साथ ये मेरा टॉपिक भी पूरा होता है काफ़ी अच्छे से। मुझे लगता है कि अब इसमें तुम्हें कोई समस्या नहीं बची होगी किसी तरीके की। होमवर्क सुन लो, ये 15-16 सवाल तो ये 16 सवाल तो ये कर लेना। 11-12 सवाल है तुम्हारे 11-12 सवाल है तुम्हारी डीपीपी के अंदर। और तुम्हारी जो एनसीईआरटी आरडी शर्मा जो भी बुक तुम फॉलो करते हो
फिर उसके बाद तुम कर लेना। मेरे ख्याल से ये टॉपिक तुम्हारा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ नहीं बचता है, 2 नंबर पक्के। अगर ये आज की क्लास सही से कर ली तो तुम्हारा ये सवाल कहीं नहीं गया, पक्का सही है। ठीक है, हो सकता है 3 में भी आ जाए, किस्मत अच्छी रही तो। बाकी आज के लिए बस इतना ही। नहीं है प्रथम, आज के लिए इतना ही। मेरे को उम्मीद है कि लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अच्छा ही मज़ा ही आएगा। ठीक है, चलो, तो थैंक यू सो मच। आई होप दैट यू लाइक द लेक्चर। वी विल मीट ऑन वेंसडे। ठीक है, हाँ, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज तो उड़ा दोगे तुम 1 मिनट में, देख लेना। ठीक है, चलो, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू। वेंसडे को मिलते हैं।